बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम से शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाऊं, लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इस थीम के बीच में हम दो टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। बहुत आसान सी थीम है ये, जस्ट आप सुन लें तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नंबर फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस मार्केट एंड नंबर टू है बिजनेस बाइंग बिहेवियर। बिजनेस मार्केट में एक टर्म यूज हो रही है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है, ये डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करती। इसमें मतलब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है तो वो अपनी प्रोडक्ट एक चाय बनाने वाले को सेल करेगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी यानी बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगी। इसके बीच में इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में आ जाएगी मैन्युफैक्चरर कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। एग्जांपल के लिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस बाइंग बिहेवियर। इसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करती है अपने यूज़ के लिए और फिर आगे उसको उधर ऑर्गेनाइजेशन को बेच देती है। ठीक है, इसमें इसके मतलब दो डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ होती हैं। मीन्स के एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कोई दूसरी प्रोडक्ट को ख़रीदो। मीन्स के आप केक बनाने के लिए चॉकलेट को ख़रीदो, मीन्स कि डेयरी मिल्क को ख़रीद लो। और दूसरी इसमें एक टर्म यूज़ हुई है होलसेलर। उसमें क्या होता है कि कंपनी से नीचे जो होती हैं वो होलसेलर्स होते हैं। कंपनी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है होलसेलर्स को, और होलसेलर्स के अंदर उस इलाके की 6-7 दुकानें होती हैं जिनको अपनी वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होता है। और फिर शॉपकीपर जो होते हैं, जो दुकानों वाले होती हैं, वो अपनी कंपनी की उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र्स यानी हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं अपना प्रॉफिट रख के। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस बाइंग प्रोसेस। इसके बीच में जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मतलब वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो सर्विस है उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और उसकी वो तशख़ीस करते हैं और फिर उसके बीच में से बेस्ट जो होती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाएंगे बिजनेस मार्केट के करैक्टरिस्टिक्स के, मतलब बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट, इसमें ज़्यादा इम्तियाज़ कौन है, ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो देखिए बिजनेस मार्केट पहले कुछ कस्टमर्स, फ्यू कस्टमर्स के साथ डील करती है और फिर कंज्यूमर मार्केट के साथ डील करती है। ठीक है, अब जो फ्यू कस्टमर्स हैं वो हमें ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। ये हमारे पास होलसेलर की एग्जाम्पल भी आ जाती है अगर आप देखें तो। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस मार्केट में इसका मतलब जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखें पहले आपकी मजबूरी है कि आप इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाएं और मतलब सारे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स को पूरा करें। जब आपकी मार्केट में प्रोडक्ट चल जाएगी तो फिर जो कस्टमर्स हैं उनकी मजबूरी होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो इस वजह से प्रोडक्ट ऐसी बनाएं कि मार्केट में उस जैसा कोई भी ना हो। अब देखें जैसे फैसलाबाद सिटी है, तो हम इसको क्यों जानते हैं कि ये दुनिया भर में लोग आते हैं ये फैसलाबाद कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए। और डस्का में क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर जो बिज़नेस है वो डेवलप किया जाता है। हम इसे कह सकते हैं कि डिराइव डिमांड इज़ द बिज़नेस डिमांड, कि जो हमें डिमांड मिलती है वही हमारा बिज़नेस की डिमांड होती है। यानी कि हमें एक पर्सनल कंप्यूटर की ज़रूरत है, और डेल जो है आपको पता है एक बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर है जो बाय करता है, ख़रीदता है एक इंटेल माइक्रो प्रोसेसर चिप को। अब इंटेल ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट करवाए, अपने इश्तिहारात लगाए। इसकी वजह से इंटेल माइक्रो प्रोसेसर चिप्स की बहुत ज़्यादा सेल्स में इजाफा हो चुका है। इसके नतीजे में विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है इंटेल और इसके पार्टनर्स के दरमियान। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस मार्केट के दरमियान, मतलब जिसके अंदर जो बायर्स और सेलर्स हैं इनका आपस में स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर कंज्यूमर मार्केट की कंपेयर में। नेक्स्ट है, इसमें आपने जस्ट इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स करनी है, नीचे से मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बिजनेस परचेज रिक्वायर्ड मोर प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यानी जो डिसीजन कर सकें, जो फैसला ले सकें, वो एक से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। कंपनी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है एम्प्लॉयज़ को, कि जिसके ज़रिए वो सीख सकें कि हाउ टू परचेज एफिशिएंटली, कि हम कैसे ख़रीदारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कम्प्लेक्स
परचेज डिसीजंस के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 3 लाइन्स जस्ट कीजिएगा। अब इस मॉडल को मैं आपको यहीं से समझाऊंगी, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट बॉक्स में ये मॉडल है हमारा बिजनेस बाइंग बिहेवियर का। फर्स्ट बॉक्स में हम टेबल में हमारे पास द इन्वायरमेंट यानी कि मार्केटिंग सिस्टम और अदर सिटमुलाई यानी जिस आपने जस्ट इसको बोलना है सिटमुलाई के बारे में। और सेकंड टेबल में हमारे पास है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड में हमारे पास है बायर रिस्पॉन्सेज। जब सिटमुलाई इंटर होगा बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा बायर रिस्पॉन्सेज के बीच में, कि यानी कि सिटमुलाई इफ़ेक्ट करेगा बायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और फिर जनरेट कर देगा बायर रिस्पॉन्सेज को। अब यही सेम चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे, देख लें। इन दिस मॉडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ stimuli affecting the buying organization which leads to generating the buyer responses। नेक्स्ट stimuli इंटर हुआ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और फिर कन्वर्ट हो गया बायर रिस्पॉन्सेज के बीच में। फिर आगे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ लास्ट लाइन में आप आ जाएं। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग एक्टिविटी की दो इसके पार्ट्स हैं। आगे से फर्स्ट वाले में आ जाएगा बाइंग सेंटर, जिसके बीच में इम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेना होता है, और सेकंड वाले में आ जाएगा बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अब ये जो दोनों हैं, बाइंग सेंटर और बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ये दोनों अपना असर रखते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, इंडिविजुअल पर, इंटरपर्सनल पर, एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अब हम ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। टोटल ये जो इसके फैक्टर्स हैं टोटल 4 हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी जगह के हिसाब से आपने देखना है, इसमें आपने ये फोर्थ लास्ट लाइन से करना है। कम्पिटिटिव फिल्म से स्टार्ट करें और लास्ट तक करें, ऊपर वाली लाइन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ इसेंशियल फॉर द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड, इन मार्केटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उन अवामिल को समझें कि कैसे डिसीजन मेकिंग के ऊपर मतलब ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। उन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद निकालें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने विजन होते हैं, मिशन होता है। विजन यानी कि अव्वलीन मकसद, मिशन पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स यानी तरीक़ाकार, स्ट्रक्चर यानी साख्त बुनियादी ढांचा। इट इज़ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर यानी लाजमी, ये जिम्मेदारी है मार्केटर्स की कि वो समझें कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या अवामिल हैं। अब इसी तनाज़ुर में मार्केटर्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हाउ मैनी पीपल्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन, कितने पीपल्स कितने मेंबर्स इन्वॉल्व थे इस फैसले के बीच में, उनके रैंक्स क्या थे और हम उनकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन की क्या हदूद हैं। इस सवाल में आप अगर आप देखें तो ये मिशन, विजन, पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और स्ट्रक्चर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल फैक्टर्स। इंटरपर्सनल यानी बाहमी। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसके जो बाइंग प्रोसेस होता है, बिजनेस बाइंग प्रोसेस, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स शामिल होती हैं, जो कि हमें इंटरपर्सनल फैक्टर्स के बारे में बता रही होती हैं। बट इट रिमेंबर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्रुप डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी मुतहर्रिक एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स यानी बाहमी अवामिल। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी यानी ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हायर रैंक का ऑफिसर है वही मुश्किल फ़ैसले कर सके। एज अ पार्टिसिपेंट यानी एक मेंबर होने की हैसियत से उसके डिफरेंट स्पेशल रिलेशनशिप्स होती हैं दूसरों के साथ, जो कि कंट्रोल करता है रिवार्ड यानी इनामात के सिस्टम को। यानी कि अच्छा काम करोगे तो आपकी प्रमोशन होगी, एंड पनिशमेंट सिस्टम की अगर आप गलत कोई फैसला करोगे तो आपकी सैलरी में से उसके पैसे काटे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल यानी एक के ऊपर, यानी हर जो कंपनी में एक मेंबर है उसके अलग एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अलग खसूसियात हैं कंपनी के दूसरे मेंबर्स से। उसके अलग गोल्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, परसेप्शंस हैं, उसकी अलग जेंडर यानी जिन्स है, उम्र है, पर्सनैलिटी है, उसका अलग ओहदा है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अलग अलग है। कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो कि सर्च में जाके डेप्थ में जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। कुछ जो होते हैं गुड नेगोटिएटर्स होती हैं यानी कि मुज़ाकरातकार होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन। 3 टाइप्स हैं। स्ट्रेट बाय, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको रूटीन परचेज करनी होती है।
सेकंड वाली पे हमारे पास आती है मिडल लेवल, तो इसके बीच में आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। जबकि थर्ड वन है हमारे पास न्यू टास्क, इसके बीच में आपको डेप्थ में जाके रिसर्च करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा फर्दर मोर पढ़ें तो जस्ट इसमें बायर्स जो होते हैं, ख़रीदार होते हैं, वो डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं किसी भी मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट्स के बगैर। मॉडिफिकेशन यानी तरमीम, अमेंडमेंट्स यानी तरामीम। अब मॉडिफाइड रुबे इसके बीच में थोड़ी सी सर्च करता है। अभी जो फर्स्ट लाइन है इसमें MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू टास्क की सबसे इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है, ये आगे भी हमारे यूज़ होगी। इसमें क्या होता है कि जो ख़रीदार होता है वो पहली बार सप्लायर के पास, दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और इसमें ज़्यादा रिस्क भी होता है, ज़्यादा पैसे भी शामिल होते हैं और ज़्यादा सर्च की भी ज़रूरत होती है। अब इसकी सर्च में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये लास्ट लाइन लाजमी पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा यूज़र, यानी वो बंदा, जो ऑर्गेनाइजेशन का वो बंदा जो कि जो प्रोडक्ट है उसको सबसे पहले इस्तेमाल करता है टेस्ट के लिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है, और आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे स्पेसिफिक बना सकते हो। ये अपनी गाइडलाइंस अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स को वो बताता है। इन्फ्लुएंस यानी तासुर रखने वाला, बायर यानी ख़रीदने वाला, डिसाइडर ये वो पीपल होते हैं जिनके पास ये पावर होती है कि वो वेंडर्स को यानी जो फ़रोश होते हैं बेचने वाले, उनको सिलेक्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। कभी कभार ये पावर फॉर्मल होती है, रस्मी, और कभी कभार ये इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी होती है। फिर आ जाएंगे गेट कीपर्स, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, ये टेक्निकल पीपल्स भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। अब इस जो हम न्यू टास्क जो था हमारी थर्ड वाली, आपको याद है हम अभी पढ़ कर आए हैं, थर्ड न्यू टास्क जो टाइप्स थी हमारी बिजनेस बायर की, हम वो जब हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में हमारे पास ये 8 चीज़ें आती हैं। और जबकि जो स्ट्रेट और मॉडिफाइड रुपए है उसके बीच में हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। अब आप नाम पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन बहुत आसान है ये, इसका दूसरा नाम है नीड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो ख़रीदार होता है वो प्रॉब्लम अपनी बताता है और फिर जो उसको अपनी मतलब प्रोडक्ट के बीच में जो चीज़ चाहिए होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सिटुमलाई। इंटरनल सिटुमलाई की एग्जांपल है कि अगर कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है तो उसके लिए उसको न्यू मशीनरी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। और एक्सटर्नल सिटुमलाई की एग्जांपल में जैसा कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, तो आपको बताता है कि डिफरेंट शैम्पूस पड़े हैं लेकिन इसमें बेस्ट वाला शैम्पू ये है, आप ये ख़रीदो। अमूमन इसके बीच में जो कंपनी होती है वो दुकानदारों को प्रॉफिट देती है कि आप हमारी ये प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स तक पहुंचाओ, हम आपको इतना प्रॉफिट बीच में से देंगे। जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन, नाम से पता चल रहा है कि जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात, एट्रीब्यूट्स बताता है, उसकी ज़रूरियात बताता है। सिंपल प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को कुछ मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं या कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए जो कस्टमर होता है उसको कंपनी के किसी मेंबर से रब्ता करना पड़ता है, यानी कभी वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, इंजीनियर जिसने वो प्रोडक्ट बनाई हो, और यूज़र वो बंदा होता है, हम ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि जो टेस्ट के लिए अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को यूज़ करता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कि हम अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं। सप्लायर सर्च के जो सप्लायर होता है यानी जो ख़रीदार होता है वो अच्छे सप्लायर की तलाश में होता है। आपने देखा होगा कि रजिस्टर्स के ऊपर भी फ़ोन नंबर और ईमेल्स दी जाती हैं, तो अब वो कैसे ढूँढता है, फ़ोन नंबर्स के ज़रिए ढूँढता है, इंटरनेट सर्च यानी कि ईमेल्स के ज़रिए ढूँढता है, और फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस से रब्ता करता है रहनुमाई के लिए। प्रपोजल सॉलिसिटेशन सिर्फ ये जो एलिजिबल सप्लायर्स होते हैं यानी काबिल सप्लायर्स होते हैं सिर्फ ये प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा कॉस्टली और कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें सप्लायर साथ में एक एडिशनल डिटेल दे देता है आसानी से उस प्रोडक्ट को समझने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। सप्लायर सिलेक्शन, तो ये एक बार पढ़ने के डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं और जो बायर होता है, ख़रीदार होते हैं, वो
स्पेसिफिक देख के, उसकी क्वालिटी देख के, डिफरेंट मतलब टर्म्स को देख के, उसकी स्पेसिफिकेशन देख के, तो वो बीच में से बेस्ट चीज़ को, बेस्ट सप्लायर को बीच में से सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड लास्ट स्टेज है हमारे पास ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। इसके बीच में जस्ट वो अपना फाइनली ऑर्डर देखता है कि जो मैंने चीज़ ली है उसमें मेंटेनेंस है, उसकी वारंटी क्या है, ऑर्डर क्वालिटी क्या है, उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। लास्ट वन है हमारे पास परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, सप्लायर की परफॉर्मेंस को देखता है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, सर्टिफिकेशन लेवल देखता है, सेटिस्फेक्शन लेवल। और फिर उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मतलब ये जो उसने डील की है, इस मुआहदे को वो कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू कर ले। सप्लायर की परफॉर्मेंस के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। सेकंड लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक थीम का हमारे पास ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स, जो कि डिफरेंट होती हैं। कभी कोई स्कूल हो जाता है, कभी कोई रेलवे हो जाता है, कभी एयरलाइन हो जाती है, तो कभी हॉस्पिटल्स हो जाती हैं। दीज आर ह्यूज मार्केट्स, ये बड़ी मार्केट्स होती हैं। और हर एक इंस्टीट्यूट का अलग उसकी ज़रूरियात होती है। इंस्टीट्यूट यानी अदारा, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बीच में लिमिटेड फूड होता है, मीन्स के हमने तो सुना है वो वाइट वाले चावल और लंबी सी दाल होती है। तो जो एजेंट्स होते हैं, जो ख़रीदार होते हैं, वो ढूंढते हैं कि हॉस्पिटल में हमें वो वेंडर्स मिलें, वो बेचने वाले मिलें, फ़रोश मिलें, जो कि हमें अच्छी नॉर्मल प्राइस पे अच्छा फूड दे दें। लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट मार्केटर्स। डिफरेंट कंपनीज़ के बीच में, जो कंट्रीज़ के बीच में जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी बायर, मतलब छोटी खरीदार और बेचने वाले होती हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट कंपनीज़ को छोटी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। जब कंपनी बेचने के प्रोसेस पर आ जाती है, तो काम में आ जाती है, तो वो फिर बिडिंग प्रोसेस पे काम चले जाता है, यानी कि बोली लगाने के अमल पे। और फिर ये जैसे कि अगर कोई हाउस आपने सेल करना हो, गवर्नमेंट अगर करती है उसे, तो फिर जो सबसे ज़्यादा उसकी प्राइस लगाता है उसको वो हाउस दे दिया जाता है। और लेकिन अगर हम फाइबर फ्रीलांसर.com पर जाएँ, तो वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वहाँ पे वो बोली लगाते हैं कि $5 में मैं आपको ये प्रोजेक्ट कर दूँगा। फिर नीचे कहता है नहीं, मैं आपको 4 पॉइंट में कर दूँगा, कोई कहता है मैं आपको 3 में कर दूँगा, $3 में कर दूँगा। तो फिर जो सबसे कम लगाता है, तो उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, उनके नीचे लाइन लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एज वेल। यहाँ पे आपकी ये थीम एंड होती है। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।